स्टूडेंट्स, आज आपको घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में हम डेफिसिट फाइनेंस किस प्रकार से बनता है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। घाटे की व्यवस्था का प्रबंध जो सरकार द्वारा किया जाता है, बेसिकली हम उसी को घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। बजट घाटे के लिए की गई ये वित्त प्रबंध की प्रक्रिया है, ये मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंस का मैनेज किया जा रहा है घाटे के लिए। मतलब हमको जो लॉस होने वाला, जो हमको लॉस हो रहा है, लॉस हमको पहले से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि सरकारों को ये पता चल जाता है कि हमारे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट है और हमारा जो आमदनी आने वाली है पता ही, ये तो पिछले रिकॉर्ड से ही ज्ञात हो जाता है कि हमको कितनी आमदनी आने वाली है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई कार्य अगर हो रहा है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो लगभग आमदनी हमको पता रहती है। हम दूसरों को ना ही सही बताएं, लेकिन हम लोग को तो पता ही रहता है कि हमारे घर पे कितना पैसा आने वाला है, और उसी हिसाब से हमारा अगर कोई खर्चा आ जाता है तो ये हम अपने मैनेजमेंट स्किल से पता लगा लेते हैं कि कितना पैसा हमको अतिरिक्त और आवश्यकता पड़ेगी बाहरी की, या हमारे ही पैसे से वो संपूर्ण वह कार्य निपट जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी इसी प्रकार से जो पिछले स्टैटिकल उसके पास एनालिसिस होते हैं, उससे पता चल जाता है सरकार को कि हमारे पास कितना पैसा है और कितना हमारा खर्चा होने वाला है। अब ये जो अतिरिक्त खर्चा होता है, इसका पता लगाना, इसका प्रबंध करना, इसका मैनेजमेंट करना, इसके रिसोर्सेज को ढूंढना कि कौन कौन तैयार है इस मदद करने के लिए या लोन देने के लिए या किसी भी प्रकार, किसी भी शर्त पर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। उस समय ये एक प्राइमरी काम हो जाता है, ये बहुत फोकस्ड वाला काम हो जाता है, क्योंकि एक ये साधन है और इस साधन के बिना हम संसाधन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आवश्यकताएं जो हमारी हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हमारे पूरे के पूरे जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं, जो जनता चाहती है कि उसको कौन कौन से साधन उपलब्ध हों, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों, कहाँ कहाँ उसको कमी नज़र आती है, यह सब हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसके माध्यम से हमको पता लगता रहता है। हमारे जो अफसरशाही होती है उनके माध्यम से पता लगता है, या हमको जनता से पता चलता है, जनता की शिकायतें आती हैं। हम विभिन्न प्रकार के अपने देश में एनालिसिस करते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, क्षेत्रों को देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, क्यों परफेक्शंस नहीं आ पा रहे हैं, क्यों हम पिछड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से हमको रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से हमको, जैसे हम एक उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पर स्कूल खुल गए, उसके बाद यह देखा कि आरसीसी की छत नहीं है ऊपर, फिर धीरे धीरे उसमें आरसीसी की छत लगाई गई, जिससे कि जब मौसम खराब हो तब भी बच्चे पढ़ पाए। उसके बाद उसमें नीचे बिजली का कनेक्शन दिया गया, वह इसलिए दिया गया कि गर्मी में भी फैन वगैरह और वेंटिलेशन अच्छा रहे। उसमें ग्राउंड दिए गए, ग्राउंड देने के बाद पहले तो बच्चे ऐसे ही खेले, फिर खेल के अध्यापकों को कुछ फंडिंग दी गई कि वो कुछ खेल के सामान भी लाएं, जिससे खेल का भी विकास हो। बहुत सारे खेल बच्चे जान ही नहीं पा रहे हैं। एथलेटिक्स तो चलिए, दौड़ हो गई, वो सब
तो बच्चे किसी तरह कर ले रहे हैं, लेकिन अन्य जितने भी एथलेटिक्स ही क्यों ना हो, उसमें भी हमको संसाधन की आवश्यकता होती है। तो ये धीरे 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 विकास हो रहा है, इसके लिए हमको पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। अब हम अगर इसको चाहें तो कभी ना लगाएं पैसा, हमारे पास जो साधन का जब हम पैसे नहीं है, हम ये नहीं पूरा करें, तो आपका उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स निकल रहा है, उस पर असर आ रहा है। उसी प्रकार से कुछ फैक्ट्रियां इस तरह लगी होंगी जिसको हम परफेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उससे वहाँ के प्रोडक्ट इसी प्रकार निकल रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो है दुनिया की रेस में भाग नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिफीट कर जा रहे हैं। और दुनिया की मार्केट में अगर डिफीट कर गए तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, और जब पैसा नहीं कमाएंगे तो हम गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। इसलिए हमको केवल इसलिए नहीं बैठ जाना है कि जितनी आमदनी हम उतना ही खर्चा करेंगे। हमको ये पता है कि ये संसाधन मिलने पे इच्छुक है जनता कि वो बहुत अच्छा करेगी, और वो जितना हम उधार लिए उससे कई गुना ज़्यादा उसके रिटर्न आ जाएंगे, और हम उसको भी चुका देंगे और विकास भी कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में डेफिसिट फाइनेंसिंग निश्चित तौर पे बनानी चाहिए, और जो देश, जो विकासशील देश ऐसा नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं विकास के प्रति उदासीन है। जैसे अगर हम उदासीन है, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमसे कोई भी, हमारा बच्चा आया, उसने कहा कि हमको कहीं पर ट्रेनिंग करनी है, हमको पैसा चाहिए, अब हम तो बिल्कुल भी लोन भी नहीं लेना चाह रहे हैं कि हमारा कोई भी, हमारी किसी प्रकार की कोई एफर्ट ना लगे, हम उसको कह दे रहे हैं मेरी आमदनी, जबकि हम ले सकते हैं लोन, उसको दे देते, देने के बाद वो उसका विकास हो जाएगा, वो कहीं पर ट्रेनिंग कर लेगा, वो कहीं पर ज्वाइनिंग करने जा रहा है, वो उस तक का पैसा नहीं दे रहे, तो उसको तो अवरुद्ध हो गया, उसका तो फ्यूचर खराब हो गया। जैसा मैंने पहले भी उदाहरण बताया कि यह उसी प्रकार से है कि इन्वेस्टमेंट उस समय ना करना जिस समय खेत को पानी की आवश्यकता है, उस समय पानी न देना, और पानी बाद में देते रहो। तो हर एक चीज़ समय बहुत बलवान है, समय की कीमत है, समय के हिसाब से ही वह उस समय का वेदर पूरा का पूरा बना है, उस वेदर के हिसाब से ही वो पानी मांग रहा है। अब पानी आप केवल देंगे तो वो वेदर लौट के अब नहीं आने वाला, भी 1 साल बाद आने वाला, अब वो फसल तो हो गई खराब। तो इस परिस्थिति में डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था हमको करनी ही होगी, घाटे का बजट हमको बनाना ही होगा। अमेरिका ने 30s के दशक में यह चालू कर दिया था, हमने 1969 में यह चालू किया। अमेरिका ने 30s के दशक में उसको चालू कर दिया, और यह कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकता है, हमको इसको बनाना ही होगा अगर हमको विकास करना है। हमारे पास साधन नहीं, अगर हम बहुत अमीर हैं तो भैया तुमको पैसा चाहिए तो अच्छा ले जाओ, ये लो मेरे पास बचा हुआ पैसा। अब आपके पास है भी नहीं, आप कहीं से अपना थोड़ा एफर्ट लगा के कुछ ले सकते हो पर ले नहीं रहे हो, तो ये कहीं का न्याय या उचित नीति पॉलिसी नहीं है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी कैसी बनानी पड़ती है, सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ती है, ऐसी नीतियों का निर्धारण करना होता है जिससे घाटे का वहन किया जा सके। इस घाटे को तो वहन करना ही करना है, किसके लिए, विकास के लिए, नहीं तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। बचत व्यवहार में सरकारें विशेषकर विकासशील देशों में बचत के स्थान पर घाटे का बजट ही पेश करती हैं, क्योंकि बचत का बजट विकासशील देशों के लिए विकास के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में आज तक बचत का बजट बना ही नहीं है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए विकास को गति देने के लिए घाटे का बजट बनाना एक अनिवार्यता है, बिल्कुल आवश्यकता है यहाँ की। अब बात ये हुई कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि घाटे की वित्त व्यवस्था की जाए, घाटे का बजट बनाना उत्तम है। अगर यहाँ के लोग कार्य करने के लिए इच्छुक हैं और वो कह रहे हैं हमें भैया थोड़ा सा अगर फैसिलिटी और मिल जाती, हमको अच्छा जो है बिजली मिल जाती, तो हमारी फैक्ट्री 24 घंटे बिजली हमको दे देते, आप कुछ छूट पे दे देते, तो हम ज़बरदस्त सामान बनाते, उसको आप किसी तरीके से दूसरे देश भेज देते तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे हम लोग, और बिजली का पैसा भी आपका निकल आता, उसमें सब कुछ हो जाता, हमको भी प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़िया बना दें, लेकिन कहने का बात है कि आएगा कहाँ से, तो आने के कुछ साधन है, जैसे एक्सटर्नल एड्स, वह है मदद। जैसे हम लोग अपने किसी रिश्तेदार से मदद ले लेते हैं, फिर बाद में उसको लौटा देते हैं,
इसमें किसी प्रकार का कोई भी हम लोग ब्याज वगैरह भी नहीं देते, सबसे अच्छा यही है। अब किसी देश से हमारे अच्छे संबंध हैं तो उसने हमको दे दिया पैसा कुछ दिन के लिए, हमारा काम बन गया, 1 साल के लिए दिया, 1 साल हमने अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया, लोगों ने खूब मेहनत करी, खूब पैसा कमाए, हम उसको लौटा दिए। इंटरनल डेब्ट, अब कभी कदार लोग नहीं देते पैसा तो हम कहते हैं भैया हमको ब्याज पे दे दो, ब्याज पे दे दिया। इंटरनल, ये एक्सटर्नल सब बाहरी, देश के बाहर से। इंटरनल बारोइंग, अब अपने देश में भी हम लोग, आप लोग देखते होंगे विभिन्न प्रकार के विकास पत्र आते हैं गवर्नमेंट के कि 10 साल में 2 गुना हो जाएगा, पहले 5 साल में 2 गुना हो जाया करता था। इस प्रकार लोग उसमें पैसा देते हैं, वो भी उधार मान लिया जाता है सरकार का। और एक है प्रिंटिंग करेंसी, नोट को छाप कर भी अपने देश में हम लोग कम से कम मजदूरों को तो बांट सकते हैं पैसा, परंतु बाहरी देश से कुछ खरीदने में कोई ज़्यादा मदद नहीं होती इससे। और ये थोड़ा सा दिक्कत भी इसमें होती है कि इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो अब हम ये अगले जो हमारा चैप्टर, जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इनके बारे में हम विस्तार में बताएंगे कि इनके क्या जो है प्रॉफिट्स है, क्या फ्लॉज है, क्या इसकी लाभ हानि है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ये हमने जो आपको बताया आज, ये जो हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात की, ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों आवश्यक है, क्यों हमको डेफिसिट फाइनेंसिंग बनाना पड़ता है, और यह किन देशों के लिए आवश्यक है, किन देशों के लिए आवश्यक नहीं है, और हमारे यहाँ पर क्यों ऐसा किया जा रहा है 1969 से। अमेरिका में 1930s में इसको किया गया। तो ये सारी चीज़ें अब हम आगे इसके इनकी किस प्रकार से, कौन कौन से इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में बताएंगे, उसके लाभ हानि के बारे में बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। आप इसके नोट्स बनाते चलें, इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस के आंसर या नोट्स को हम बाई हेडिंग्स आपको फ़ोटो खींच के भी डाल देंगे, तो आपको उसको पढ़ने में सुविधा होगी। आशा करते हैं यह आपको समझ आया होगा। मैंने काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं जो बताऊंगा उसको आप चाहें तो एनसीईआरटी किताब से एक बार पढ़ भी लें, जैसे विदेशी सहायता क्या होती है, विदेशी ऋण क्या होता है, मुद्रा का प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी क्या होती है, और ये वित्तीय घाटे के उद्देश्य क्या होते हैं, और बजटीय अवधारणाएं क्या हैं। ये सारी चीज़ें आप एक बार जब रीडिंग लगा लेंगे एनसीईआरटी किताब से, तो आपको जब मैं समझाऊंगा तो समझने में और आसानी होगी। धन्यवाद।